अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 14 सितंबर 2025 है। इमरान खान का मुकदमा आलमी फोरम पर पहुंच चुका है, लेकिन इमरान खान ही से मुतालिक उनकी पार्टी का सबसे बड़ा क्लेम और 2024 के इंतखाबात में होने वाली बदतरीन धांधली का मामला भी इंटरनेशनल फोरम्स पर मौजूद है, लेकिन उसको दानिस्ता तौर पर दबाया गया। गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसी जो है वो इंकशाफात से मबनी रिपोर्ट दबाने का मामला सामने आया जो कि अब मंजर आम पर तो आ चुकी है, लेकिन उसके अंदर खबर ज़्यादा बड़ी ये है कि उसको कैसे, क्यों और किसने दानिस्ता तौर पर छपने से रुकवाया है। इससे मुतालिक हम बात करेंगे और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, मुल्क में मुख्तलिफ तरह के क्राइसिस हैं, सहाफ़ियों के ऊपर बदतरीन किस्म की जो है वो सेंसरशिप लगाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि शहबाज राना साहब जैसे सहाफ़ी को जो है वो दबाने की कोशिश है। उसके पीछे उसके ताने बाने क्या जाकर जस्टिस सरफराज डोगर से मिलते हैं, इससे मुतालिक एक क्लेम और ख़बर सामने आई है। और इसके साथ ही वो जस्टिस सरफराज डोगर जिन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मुकम्मल तौर पर डोगर कोर्ट, वहाँ पर डोगर राज लगाया, वो जस्टिस सरफराज डोगर अब कटहरे में हैं। ईमान मज़ारी, जिनके बारे में उन्होंने कुछ ऐसे उनके साथ ऐसी बदकलामी की थी कि उस बदकलामी के बाद सोशल मीडिया के ऊपर उन पर बदतरीन किस्म का क्रिटिसिज्म किया गया। दुरुस्त है या गलत, ये कहानी तब साबित होगी जब ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंचेगी, और इसके लिए जस्टिस सरफराज डोगर कटहरे में हैं और उनके कटहरे में होने, उन पर कड़ा वक्त आने के जब उन पर कड़ा वक्त आ चुका है तो उनका जानशी भी तैयार है। उनका जानशी कौन है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बागडोर किसको दी जा सकती है, और उसके साथ ही इमरान खान का मुकदमा जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी टेक्निकली मौजूद तो है, अगर बेशक आप आलमी फोरम्स पर ले जाएं जहां से एक्चुअल रिलीफ मिलना है वो तो यही हाई कोर्ट्स हैं, तो इन हाई कोर्ट्स के अंदर की सूरत हाल क्या तब्दील हो सकती है, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान की जो लीगल टीम है, उन्होंने जो इंटरनेशनल उनकी टीम है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से इमरान खान के मामले में रुजू किया है और इमरान खान पर जेल में टॉर्चर और गैर इंसानी सलूक के खिलाफ जो हंगामी अपील है वो दायर की गई है। जो इमरान खान की बैनुल अक़वामी कानूनी टीम है, उसने अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर बराए तशद्दुद को हंगामी अपील दायर की है, जिसमें उनके साथ जेल में होने वाले मुबैना तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक की तहकीकात और फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। कहा गया है कि ये जो अपील है ये इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम खान की दरख्वास्त पर दायर की गई है। अपील में कहा गया है कि इमरान खान को तवील अरसे से कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, तिब्बी सहूलतों से उनको महरूम किया जा रहा है, नाकिस खुराक उनको खाने के लिए दी जा रही है और अहले खाना और वकला से मुसलसल राब्ते पर पाबंदियाँ जो है वो उनका सामना है। ये तमाम अवामिल मिलकर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के मुतरादिफ हैं। लिहाजा जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाले इन तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इन पर नोटिस ले और अपने तय जो वो कर सकते हैं वो करें। अब हम सबको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ से ज़्यादा ऑपरेट होता है, अमेरिकन लॉबी अक़वाम मुत्तहिदा में कितनी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट कहा जाता है कि चलाते ही वही है। ऑब्वियसली जो गज़ा में होने वाली बदतरीन जो मज़ालिम हैं उनके ऊपर सिर्फ एक रिपोर्ट जारी करके सत्तू पी के सोते हैं, उनसे अगर इस किस्म की आप रिलीफ अपने मुल्क के हवाले से मांगेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं इंटरनेशनल डायनेमिक्स तब्दील हों। और एक जो इन दिनों एक चीज़ हो रही है, एक एक्टिविटी हो रही है, कुछ अरसे से जब से डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई, यानी जनवरी से लेके अब तक, एक बड़ा सक्सेसफुल किस्म का ना पाकिस्तान ने अपना सिफारती सतह पर ट्रंप को राज़ी रखने, इंडिया को साइडलाइन कराने की कोशिश की। पाकिस्तान एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को भी राज़ी रखने की कोशिश कर रहा है और चाइना को भी। एट द सेम टाइम इंडिया भी यही करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा ये कि जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, जिस तरह से सुबकी इंडिया को देखनी पड़ी, उसके बाद इंडिया का एक बराह रास्त क्लैश जो है वो अमरीकी गवर्नमेंट के साथ सामने आया। उसके बाद ये बात ज़्यादा जो है ना वो ताकतवर हलकों में डिस्कस होने लगी कि भाई इमरान खान का चैप्टर क्लोज है, अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस मामले में कोई हेल्प नहीं करेंगे। और ये जो बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को इमरान खान से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप से, ये गलत है। जबकि इमरान खान मुतअद्दिद मौक़ों पर यह बात ऑलरेडी कह चुके थे कि हमें अपने मसाइल के हल के लिए बैरूनी क़ुव्वतों की जानिब देखना नहीं चाहिए। तो मामलात जो है वो यहाँ तक गए और इमरान खान की हुकूमत वही है ना जो बैरूनी क़ुव्वत की मुदाखलत से गिरी थी, तो फिर इमरान खान किसी और पे रिलाई करेंगे, ये एक और कहानी है। ठीक है, दुनिया के सामने इमरान खान का मुकदमा है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ना सिर्फ अमेरिकन कांग्रेस में ये बात डिस्कस हुई कि पाकिस्तान में क्या हुआ, ना सिर्फ बरतानिया में ये बात डिस्कस हुई, ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन में हुई, बल्कि अब
जो है वो जो रिपोर्ट सामने आ रही है यूरोपीय यूनियन की, जो लीक्ड रिपोर्ट है, उसके अंदर भी चशमकुशा इंकशाफात हैं। गो के पाकिस्तान में ये बातें हो रही थी, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर ये बात होना, इंटरनेशनल सतह पर इस रिपोर्ट का छपना ज़रूरी, जो इस वक्त के तमाम तर हालात हैं उनके अंदर मौजूदा दौर के लिए एक सुबकी है। तो बहरहाल जो बात मैं ये करी थी कि ट्रंप के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशनशिप्स, उनको बहुत सारे लोग इस तनाजुर में भी देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी जानिब अब इंडिया के साथ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की जितनी ख़राब सूरत हाल है, इमरान खान का पैगाम आता है तो वो अफगानिस्तान के साथ कुर्बत की बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत अफगानिस्तान के साथ कुर्बत की हामी है, लेकिन जो मतलब अली अमीन गंडापुर की हुकूमत से मेरा मतलब इमरान खान की हिदायत के बाद, तो उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट है, उनका जो बयानिया है वो ये है, यानी हमने देखा कि गुज़िश्ता 4 दिनों के अंदर 12 पाक फ़ौज के एहलकार जो है उनकी शहादतें हुई। उसमें गुज़िश्ता रोज़ जो है वो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जनाजे हुए, वहाँ पर मौजूद नहीं थे अली अमीन गंडापुर, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद जो अब ये डायनेमिक्स हैं वो बहुत सारे सतह पर उनके इंडिकेशन ये है कि वो तब्दील हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है, उन्होंने ज़ल्मे खलीलज़ाद को भेजा जो कि ऑलरेडी अमेरिका के जो है वो खसूसी मंदूब थे ऑलरेडी उधर। अब इंडिया के साथ वो इंगेज कर रहे हैं। पाकिस्तान की इसमें सिचुएशन क्या होगी ये अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में चल के कभी कोई सिचुएशन तब्दील हुई, कोई बात आगे पीछे हुई, किसी लेवल पर सिफारतकारी का कोई फुकदान या कोई लूप होल सामने आया, तो उसके बाद खमियाजा पाकिस्तान की हुकूमत को भुगतना पड़ सकता है। तो हमें थोड़ा सा बहुत बड़े बड़े और बुलंदबां किस्म के दावे करने से पहले ये देखना है कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी चादर से बाहर तो पैर नहीं फैला रहे। तो बहरहाल इस सारी बैकड्रॉप में, इस सारी सिचुएशन के अंदर इमरान खान के बेटों का, उनकी बैकिंग से इमरान खान की लीगल टीम का इंटरनेशनल सतह पर जाना, ये फ़िलहाल तो ज़ाहिरी बात है कि एक हर चीज़ जो है ना वो स्टेटस को का शिकार है, लेकिन जब ये स्टेटस को टूटा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें हक में जो है वो आ भी सकती हैं। एक तो ये चीज़ हुई, दूसरी चीज़ ये हुई कि ड्रॉप साइट ने गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर शाया की, और वो ड्रॉप साइट न्यूज़ आपको पता है, वो रियान ग्रिम वगैरह वो अक्सर ये चीज़ें करते हैं, ख़बरें शाया करते हैं इस किस्म की, जो फिर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चला पाता। उनकी सकत और उनकी जो है ना वो कैपेसिटी नहीं है इनको इन ख़बरों को चला सकने की। तो ये जो ड्रॉप साइट पर ख़बर आई, इसके मुताबिक जो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप है उन्होंने एक रिपोर्ट पाकिस्तान के जो 2024 के इंतखाबात थे उस पर शाया की। वो शाया होनी थी, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोशिशों से और उनकी सिफारतकारी से और उनके कॉन्स्टेंटली इस चीज़ के ऊपर चेक से वो नहीं हुई। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया कि जब पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात हुए तो अमेरिकन कांग्रेस में इसके ऊपर बात हुई, बरतानिया में बात हुई, यूरोपीय यूनियन में भी हुई, लेकिन उसके ऊपर हर साल इन चीज़ों के ऊपर ना रिपोर्ट्स शाया होती हैं इंटरनेशनल सतह पर। और हमारे मुल्क में तो रिपोर्ट्स को कोई इतना खास घास नहीं डालता, लेकिन बाहर मुल्कों में या इंटरनेशनल फोरम्स पर ये रिपोर्ट्स बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, ख़ास तौर पर जब वो इस किस्म का जो है ना वो अहम तरीन फोरम से जारी हों। तो ये जो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ग्रुप है, इनकी एक रिपोर्ट होती है जो हर साल आती है, एक्सेसिबल होती है। इसको पाकिस्तान के इलेक्शंस के तनाजुर में खुफिया रखा गया, और अब वो जो है वो ड्रॉप साइट ने शाया कर दी है। उसके अंदर 4 बेसिकली चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी धांधली है उसका आगाज़ अदलिया से हुआ। अदलिया से ऐसे हुआ कि एक सियासी जमात जो कि उस वक्त सबसे मकबूल सियासी जमात थी, इलेक्शन से पहले कोई ना कोई एक सियासी जमात मकबूल होती है, तो उस वक्त की जो मकबूल तरीन सियासी जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे उनका सिंबल जो है वो छीना गया, जो उनका इलेक्शन सिंबल था, जो हर बंदे को मालूम था, जो बैट था। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अपोजिशन के जो मेंबरान थे, यानी क्योंकि आपको पता है जो उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी या इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। तो इमरान खान की पार्टी या उनके जो लोग थे वो इन एनी वे अपोजिशन थी। तो इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान की पार्टी के लोगों की गिरफ्तारी, इमरान खान की पूरी मेन लीडरशिप जेल में। 9 मई का वाक़या हुआ, 9 मई के बाद जिसने इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश की उन सब का अरेस्ट, हर एक को हिरासा करना, ये सब कुछ रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। और उसके बाद ये कि जो इंतखाबात का दिन था उस वक्त आपने मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट बंद कर दिया। लोगों की जो रसाई होती है, आपस में जो कम्युनिकेट करने का बेसिक तरीका है, उसको आपने रोक दिया। ना लोग दुनिया से बात कर सके, ना लोग आपस में बात कर सके। उस सब के बावजूद पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और आखिर में उन्होंने ये कहा कि मीडिया के ऊपर पाबंदी
कि वो अपोजिशन रहनुमाओं को, ख़ास तौर पर इमरान खान को नशर नहीं कर सकते। इमरान खान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी, ये वो सारे मुहर्रकात हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो 2024 के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस हैं उनको क्वेश्चनेबल बनाया, और इसमें जो जमहूरियत का आंसर है वो नज़र नहीं आता। अगर कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट जो है वो छप जाती, और छप जाने के बाद मतलब यूजुअल अपनी उसकी प्रैक्टिस होती और वो इस तरह से बैन होने के बाद मंजर आम पर ना आती, तो कहानी कुछ और तरह की होती। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ भी आई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चाहे तो इंटरनेशनल फोरम पर इन चीज़ों को भी विद रिपोर्ट ले जा सकती है। उसके अलावा जो एक और अहम चीज़ है वो ये है, और जो ये कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है इसके अंदर जो हल बताया गया है ना ऑब्जर्वर रिपोर्ट के अंदर, ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट के अंदर, वो ये बताया गया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपने देरपा जमहूरियत लेकर आनी है तो आपको शफाफ जो है वो तरीक़ेकार लाना होगा, और आपको जो नए रूल्स हैं वो बनाने होंगे लोगों के इंगेजमेंट के या आपस में बातचीत के, और तरीक़ेकार तब्दील करना होगा, अक्सर तरीक़ेकार तब्दील करना होगा। लेकिन जो इस वक्त हमारे मुल्क में हुक्मरान बैठे हैं वो इसमें इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देते। तो दो अहम चीज़ें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनासुर में मैंने आपसे शेयर की है। उसके अलावा अब हालात ये हैं कि अगर इमरान खान को किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ मिलना है, इंटरनेशनल फोरम्स पर जाना एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। एक्चुअली जिन्होंने अभी तक, आपको पता है जितने इंटरनेशनल फोरम्स से, चाहे कोई सिफारतकार बात करे, चाहे कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई इदारा बात करे, चाहे कोई दूसरी गवर्नमेंट राब्ता करे, एक जवाब होता है हमारी हुकूमत की जानिब से, ये हमारा अंदरूनी मामला है, मामला अदालतों में है, अदालतें हल करेंगी। अदालतों में कौन बैठे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस याया खान, जो कि पिछले 2 दिनों से क्लैरिफिकेशंस देते नजर आ रहे हैं रिटायर्ड जजेस की गाड़ियों के मामले पे। दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेन इमरान खान के मुकदमात हैं, और तीसरे जो इमरान खान के मुकदमात हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर से लाकर जज साहब मुकर्रर किए गए, उनका नाम जस्टिस सरफराज डोगर है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम है। मसले की कोई बात ही नहीं है इस निज़ाम के लिए। अब जस्टिस सरफराज डोगर ठीक चल रहे थे। जस्टिस सरफराज डोगर को जो पूरे का पूरा एक रोड मैप दिया गया था, एक पूरा प्लान और उनका जो मैनिफेस्टो था उस पर वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन उस मैनिफेस्टो के अंदर एक मसला ये हो गया कि अमूमी तौर पर जब इस किस्म के जजेस लाकर मुकर्रर किए जाते हैं तो देखा यह जाता है कि जजेस के अंदर या तो कॉम्पिटेंसी हो, या वो जज जो है वो फाइनेंशियली करप्ट ना हो, मॉरली करप्ट ना हो, उनके ऊपर कोई ऐसे जो है वो इल्ज़ामात ना हो कि जिनको किसी भी तरह डिफेंड करना मसला हो सके। मैं अगर आपको मिसाल दूं तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे, चीफ जस्टिस काजी फरीसा थे। छोटे छोटे मसाइल उनके साथ ज़रूर लगे थे, बड़े लेवल के मसाइल नहीं थे। कम से कम फैसले लिखने आ जाते थे। अच्छे बुरे वो एक अलग डिबेट है, सही गलत तासुब कितना था, जानिबदारी कितनी थी, वो एक अलग बहस है। लेकिन लिखना आता था, बोलना आता था, पढ़ना आता था, अखलाकियात का पता था, बर्दाश्त भी थी। मैं 2 बदतरीन मुनसिफों की मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि इस वक्त जिनको लाकर बिठाया गया उनकी कॉम्पिटेंसी उनसे भी कम है, और जो कॉम्पिटेंट जजेस थे उनका रास्ता रोककर और उनको ऊपर आने से ही जो है वो रोकने के लिए जजेस को लाया गया। तो अब सूरत हाल कुछ ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने जो चंद दिन पहले एक स्टंट खेला अपनी अदालत में और ईमान मजारी को समझाने की कोशिश की, उस कहानी से जो है ना वो उनकी जान खलासी हो नहीं पा रही है। और ईमान मजारी एडवोकेट, आपको पता है कि वैसे भी वोकल हैं। जब वो दूसरों के लिए बात कर सकती हैं तो अपने मामले पर तो खामोश नहीं रहेंगी। जब वो उन कम्युनिटीज़ के लिए भी बात कर सकती है जिनके केसेस लेने को कोई अमूमी तौर पर तैयार नहीं होता, तो फिर अपने केस के मामले पर उनको तो कोई और वकील करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद काफ़ी हैं। तो अब जब वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक जज साहब की अदालत में जाएं और आगे से जज साहब इस किस्म के रिमार्क्स दें जो कि एक खातून को भी टारगेट करने वाले हों, जो उसके काम को भी टारगेट करने वाले हों, जो कि उसकी ज़ात पर भी कमेंट करते हों, साथ में धमकी भी हो, इस सब के बाद उस खातून वकील के पास बहुत सारे ऑप्शंस बचते हैं। वो जजेस के जो है वो जो जजेस के एहतसाब का वाहिद फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसमें भी जा सकती हैं। उनके पास जो है वो एक फोरम जो है वो इसका भी उनके खिलाफ हरासगी की दरख्वास्त दायर करने का भी है। उनके खिलाफ फोरम जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए जो वकला के लिए एक्ट्स बने हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो भी है। आपको याद है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है, या अभी हाल ही पिछले साल एक वकला के हक़ में जो है ना आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ी कानून साजियाँ की और वकला को बाकायदा तौर पर कैप्चर करने के लिए बहुत कुछ किया गया। उसके अंदर भी वो जो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कवानीन है, उन तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन को भी उल्टा जज साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारी कहानियाँ बहुत सारे लेवल्स पर चल रही हैं। अब जस्टिस सरफराज डोगर के लिए जब मुश्किलात बढ़ी हैं तो बहुत सारे लोग इसको इस तनाजुर में भी देखते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर को जल्द सुप्रीम कोर्ट भी एलिवेट किया जा सकता है। और
मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब याया खान, जिनको सिर्फ इस काम के लिए रख लिया गया है कि वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाते हैं, उसमें जो है वो अपनी तरफ से बताने की कोशिश करते हैं कि मैं फलां जजेस के भी खिलाफ हूँ, मुझे जस्टिस सरफराज डोगर से भी प्रॉब्लम है और मुझे ये भी प्रॉब्लम है। वो उनको पता होता है कि जहाँ गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी मौजूद है वहाँ मैं माइनॉरिटी में वोट दे दूंगा तो कम अज़ कम मेरा बयानिया जो है वो कायम रहेगा और गवर्नमेंट को नुकसान भी कोई नहीं होगा। तो उन्हीं के ज़रिए कोई इजलास बुलाकर इनकी एलिवेशन भी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, और इसलिए हो सकती है कि जस्टिस सरफराज डोगर के जानशीं तैयार हैं। वो जज साहब जिन्होंने 6 जजेस के साथ खत लिखा, बाद में उनको छोड़ गए, फिर हर किस्म के मुकदमात में गवर्नमेंट का साथ देते रहे, गवर्नमेंट को अगर नोटिस कर देते हैं तो अगली हेयरिंग पे माफ़ी मांग लेते हैं, मैंने आपको नोटिस नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, ऑफिस ने आपको नोटिस भेज दिया। उन जज साहब का नाम जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर है। इमरान खान की हुकूमत में वो एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं, और उनको उनकी वकालत की वजह से और उनको उनके जो है ना समझ बूझ और अदालती जो उनकी कॉम्पिटेंस थी उसको सामने रखते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने जज बनाया था। लेकिन उनको मुसलसल ये गिला था कि उनको जज देर से बनाया गया। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक को उनसे पहले जज बनाया गया, जो उम्र में और प्रोफेशनली उनसे जूनियर थे। तो वो जज साहब को उनकी कमज़ोरियों के ज़रिए, इस किस्म की उनकी कॉम्प्लेक्सिस के ज़रिए घेर घार के ये लालच दी गई कि आपको अगला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाएंगे और इस वजह से आप ऐसा कीजिए कि हमारा साथ दे दीजिए। और जज साहब ने बड़ी खुशी खुशी दे दिया। अभी हाल ही में जब डोगर राज लगने के लिए मुकम्मल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कवायद ज़वाबित से मुतालिक फुल कोर्ट बुलाया गया, उसमें भी जस्टिस अरबाब ताहिर ने अपना डिसाइसिव रोल जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर की झोली में डाला और बताया कि मैं इस निज़ाम के साथ खड़ा हूँ क्योंकि मैं उनकी अगली चॉइस हूँ। उनके रास्ते में जो 4 बड़ी रुकावटें हैं उनमें जस्टिस जहांगीरी हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस बाबर सत्तार है और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक हैं। पहली 2 बड़ी रुकावटों का मामला अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने पेंडिंग रखा हुआ है। दूसरा जाली डिग्री केस है जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ, जिसके बारे में भी खबर ये है कि कराची यूनिवर्सिटी से जो रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई है उसमें कहा गया है कि जज साहब की डिग्री दुरुस्त नहीं है। इससे मुतालिक जो जज साहब का रजिस्ट्रेशन नंबर था डिग्री के टाइम पे वो किसी और के नाम पे इशूड था, जज साहब के नाम पे इशूड नहीं था। तो मसाइल जज साहब के कराची में भी जिंदा रखे गए हैं सिंध हाई कोर्ट में। दूसरी जानिब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ कमो बेश कोई 3 से 4 दरख्वास्तें जो है वो पेंडिंग हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनको भी पेंडिंग रखा गया है। 2 जज साहिबान को ऐसे हटाया जा सकता है, बाकी बचे 2 जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक। 27वीं आईनी तरमीम आने के जो है वो गूंज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में काफ़ी टाइम से है, तो दोनों जज साहिबान को साइड करने का कोई खास मसला नहीं होगा। जजेस की रोटेशन अगर अलाउ कर दी गई तो फिर जज बहुत ईजीली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाकर बाहर ले जाए जा सकते हैं। वैसे भी अगर मेन 2 जजेस को जस्टिस जहांगीरी और जस्टिस कियानी को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो उसके बाद बड़ा आसान हो जाता है कि 3 में से एक चूज़ करना है। तो जस्टिस जो अरबाब मोहम्मद ताहिर है वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं आफ्टर जस्टिस सरफराज डोगर। तो मामलात ये है कि प्लानिंग पूरी है, कहाँ तक चलना है, किधर तक जाना है। और इसके साथ ही आखिर में सिर्फ मैं ये तस्करा करूँगी कि इस वक्त निज़ाम का हाल ये है कि जो उनके फेवर के सहाफ़ी हैं उनको वो बग़ैर कुछ किए, बग़ैर किसी कॉम्पिटेंसी के भी पीटीवी में कई लाख रुपए सरकारी खर्च में से तनख्वाहों पर रख रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो उनको लगता है कि भाई ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब सहाफ़ी हैं, ये तो शायद उनका ही बयानिया टो करते हैं, इनको तो सहाफ़ी ही नहीं कहना चाहिए, उनके वो अकाउंट भी फ्रीज़ कर रहे हैं, उन पर वो मुकदमात भी बना रहे हैं, उनका वो जीना भी दोबर कर रहे हैं, उनको वो नौकरियों से भी निकलवा रहे हैं, उनको वो दोबारा नौकरियों पर लगने भी नहीं दे रहे, उनकी फैमिलीज़ को भी हिरासा कर रहे हैं। सब कुछ चल रहा है इस सारे ही दुरानिये में, यानी जहाँ शाकिर अवान का के जो है वो बैंक अकाउंट फ्रीज और ये सब हुआ, वहीं पर समीना पाशा साहिबा के साथ भी ये हुआ। उसके साथ ही एक और ख़बर इस्लामाबाद से आई जो सबके लिए बहुत हैरानकुन थी। शहबाज राना जो कि इकॉनमी कवर करते हैं और मुल्क के इस वक्त टॉप के रिपोर्टर हैं, इसमें को वो मैचलेस है और उनका कम अज़ कम इकोनॉमिक अफेयर्स में तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई सानी है। उनके ऊपर मुकदमा बना और मुकदमा बनने के पीछे शाहिद असलम साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं वो ये उन्होंने ख़बर दी कि जो मुकदमा बना शहबाज राना साहब के ख़िलाफ़, उनकी जो खिलाफ कंप्लेनेंट खातून है एफबीआर की ऑफिसर हैं, वो खातून अफसर
जस्टिस सरफराज डोगर जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनकी बेगम भी जो हैं वो एफबीआर की एक बहुत मंजूरी अफसर हैं और उनके जो है ना वो कुलीग और बड़ी करीबी दोस्त है, जिसकी वजह से शहबाज राणा साहब वाला जो मुकदमा है गो कि वो उसमें मौजूदा हुकूमत के खासतौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी नॉमिनेटेड हैं, तो उनके मुकदमे का मामला इसलिए बहुत तेज़ी से चल रहा है कि उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो मामलात किस तरफ चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है, ये सब कुछ मैंने आपके सामने रखा। आपका अगर कोई फीडबैक हो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन इस वक्त जो कुछ चल रहा है सारी सूरत हाल में बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। अगले शायद 1 से 2 हफ्ते के अंदर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिल वक्त जो सूरत हाल है गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है, ऑप्टिक्स प्ले कर रही है, कॉस्मेटिक मेयर्स ले रही है जिससे सब कुछ ठीक लगे, लेकिन हालात अंदरूनी खाना ठीक नहीं हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।